वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को इस चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराती हूँ। आज हम लोग यूनिट 10 से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड फीचर्स ऑफ यूएनसीआरपीडी के बारे में स्टडी करेंगे। ये सारी पॉइंट्स हम लोग आज की वीडियो पर कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। देखिए, बेसिकली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 सभी एजुकेशन को लेकर एक पॉलिसी क्रिएट किया गया था, जहां पर हमारी जो डिसेबल चाइल्ड है उसके बारे में भी फोकस किया। तो यहाँ पर यूनिट 10 पर हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन स्टडी कर रहे हैं। तो नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लेके जो जो पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है, उन सारी चीजों को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। तो फर्स्ट क्या है? द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट मीन्स एनपीई, इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमोट एजुकेशन अमॉन्ग्स इंडियाज पीपल। मतलब हमारी इंडिया में हर एक पीपल से रिलेटेड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन क्रिएट किया गया। इस पॉलिसी पर कवर हुआ एलिमेंटरी एजुकेशन टू कॉलेज। जो मैंने बताया कि पूरी एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ पर कवर अप हुआ था, जहाँ पर रूरल एरिया भी था, अर्बन एरिया भी था। द फर्स्ट एनपीई जो 1968 पर हुआ था, वहां पर इंदिरा गांधी था, और नेक्स्ट टाइम जब हुआ 1986 पर, तब राजीव गांधी पीएम था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पर जोर दिया गया द नीड फॉर इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी विद अदर ग्रुप। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट चिल्ड्रेन के ऊपर फोकस किया। मतलब जो स्टूडेंट्स डिसेबल है उसको मेन स्ट्रीम पर लेके आने के लिए जो नॉर्मल स्कूल्स होती है, जो जनरल स्कूल्स होती है, वहां पर इंक्लूड किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव नहीं, इंटीग्रेटेड। ध्यान से समझना, ये जो 1986 पर हुआ था राजीव गांधी के टाइम पर, तब जो चीज के ऊपर एम्फोसाइज किया गया वो है हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन? जहां पर आप जो डिसेबल चाइल्ड है, जो डिसेबल चाइल्ड होती है, उस डिसेबल चाइल्ड को या फिर डिसएडवांटेज चाइल्ड को जब आप मेन जो जनरल स्कूल है वहां पर एडमिशन कर लेंगे इस डिसेबल चाइल्ड को, और सभी जनरल स्टूडेंट एंड डिसेबल स्टूडेंट एक साथ पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन। यहाँ पर आपकी पूरी एजुकेशन जो सिस्टम है उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम देखा जाता है, इसीलिए स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है वहां पर मेडिसिन या फिर जो क्लिनिकली जो ट्रीटमेंट होती है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो यहाँ पर सिस्टम को नहीं देखा जाता एज ए प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स को एज ए प्रॉब्लम देखा जाता है। यहाँ पर जो टीचिंग सिस्टम होती है, टीचिंग मेथड्स होती है, जो करिकुलम होती है वो रिजिड होती है। यहाँ पर टीचर्स उतना ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग या फिर स्पेशल टीचर्स एंड जनरल टीचर मिलकर क्लासेस नहीं लेते। यहाँ पर एक ही टीचर जैसे जनरल क्लासरूम पर होती है, एक टीचर आती है, पढ़ाकर चला जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होगा। दैट मीन्स द सिस्टम वाज अ रिजिड टाइप। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। टू इंटीग्रेटेड द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप विद जनरल कम्युनिटी एज अ इक्वल पार्टनर्स। मतलब यहाँ पर हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होती है उसको इक्वली माना जाता है, और यहाँ पर जनरल स्कूल्स पर यहाँ पर भेज दिया जाता है। टू प्रिपेयर देम फॉर नॉर्मल ग्रोथ, यहाँ पर ये सोचा गया कि अगर हम लोग ये जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होती है, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होती है, तो इसको अगर हम लोग जनरल स्कूल्स पर दे देंगे तो नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ेंगे तो नॉर्मली ग्रोथ होगा। ठीक है, एंड टू एनेबल देम टू फेस लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। इसके साथ साथ क्या आएगा, जो मोटिवेशन होती है, जो कॉन्फिडेंस होती है, वो सभी चीज इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए। हम लोग सभी जानते हैं कि नेशनल जो पॉलिसी है
1986 का। उसके बाद हमारी पीओए आई 1992। 1992 पहले एकदम से नहीं आ गई, पहले तो 1986 पर हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है। अब उसके बाद 1990 पर, ध्यान से समझ लीजिए, 1990 पर क्या हुआ, राममूर्ति कमेटी आई है, ठीक है। राममूर्ति कमेटी को फिर से रिवाइज करके पीओए आई है, जो कि 1992 पर आई है। तो थर्ड स्टेप पर 1992 पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आई है। So the NPE was followed by POA. The POA suggests a pragmatic placement principle of children with special need. यहाँ पर भी स्पेशल नीड के ऊपर ही फोकस किया गया, मतलब पूरी एजुकेशन पॉलिसी को ही फोकस किया गया, मगर उस एजुकेशनल पॉलिसी पर जो हाईलाइटेड पॉइंट था वो था स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड. It postulated that a child with a disability who can be educated in a general school should be educated in a general school only and not in a special school. मतलब उन सभी स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कूल पर नहीं भेजा जाएगा, जो जनरल स्कूल है वहां पर ही पढ़ाना होगा. Even those children who are initially admitted to special school for training in plus curriculum skills should be transferred to general schools once they acquire daily living skills, communication skills and basic academic skills. That means देखना, जो स्टूडेंट्स इनिशियली एडमिटेड किए जाए, जैसे कि पूरी तरीके से ब्लाइंड है जो स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल स्कूल पर पढ़ नहीं सकते, ठीक है, जो एक्सट्रीम लेवल पर है, उसको तो स्पेशल स्कूल पर भेजना ही होगा. तो तब क्या होगा, उस टाइम पर एक प्रिंसिपल आई, एक पॉलिसी आई कि जो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम लेवल पर है उसको स्पेशल स्कूल पर भेजिए, ठीक है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो थोड़ा बहुत करिकुलम होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम कहिए या फिर कुछ लिविंग स्किल कहिए, वो जनरल स्कूल के साथ साथ तालमेल रखकर किया जाए या फिर उनको जनरल स्कूल पर भेजा जाए कुछ टाइम के लिए, जिसके थ्रू वो डेली लाइफ पर कैसे जनरल बच्चे खुद की हर एक चीज डेली लाइफ पर करते हैं या फिर कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ये छोटी छोटी चीज जो ऐसे हम लोग जनरल एवरेज स्टूडेंट्स या फिर एवरेज पीपल करते हैं हमारी खुद की लाइफ पर, वही नॉर्मल चीज वो खुद से देखे, खुद से सीखे, ठीक है, यही पॉलिसी यहाँ पर बोला गया. नेक्स्ट क्या है, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. RCI was set up as a registered society in 1986. On September 1992, RCI Act was enacted by the Parliament, became statutory body on 22 June 1993. पहले तो सितंबर में 1992 पर, ठीक है, RCI को पार्लियामेंट से पास किया गया और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ. कब हुआ, 1993 22 जून पर. क्लियर, ओके. रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स RCI. RCI का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना. ये एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है, खुद की रूल्स रेगुलेशन वो खुद बना सकते हैं, सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट. इसका मेन काम क्या है, देखिए, मैं फिर जो 14 प्रिंसिपल्स होती है और भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सभी मैंने दे दिया है. पहले हम लोग इसका जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको देखेंगे. टू रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड कोर्स टारगेटेड एट डिसेबल, मतलब डिसेबल चाइल्ड को कैसे ट्रेन किया जाए, उसके लिए कौन सी कोर्सेज होगा, कौन से सिलेबस होगा, ये सभी चीज सेटअप करेगा. इसके रिलेटेड पॉलिसी, इसके रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन सब क्या कौन करेगा, RCI करेगा, ठीक है. स्पेशल एजुकेशन रिक्वायरमेंट कम्युनिटीज, डिसएडवांटेज जो पीपल्स होती है उन सभी के लिए कि कुछ कोर्स बनाना, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देना, इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, RCI बनाएगा, ठीक है. अब देखो, RCI तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हम सभी जानते हैं. Council in India that is required to maintain the central rehabilitation register, which mainly documents detail all qualified professional who operate and deliver training and educational program for the target communities. मतलब जो हमारी disabled child है, जो handicap students है, उनको सही से पढ़ाने के लिए जो टीचर्स आएगा, उन टीचर का क्या स्टैंडर्डाइज्ड होगा,
उन टीचर का क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो उन टीचर को कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, इन सभी से रिलेटेड भी जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगा वो कौन बनाएगा, आरसीआई बनाएगा। ठीक है, अब चलो इसका एम्स देखते हैं। The first aim is that regulating the training policy and program of the rehabilitation of person with disabilities। तो disability students के लिए जो टीचर्स आएगा उसकी ट्रेनिंग पॉलिसी क्या होगा, प्रोग्राम्स क्या होगा, वो सभी चीज रेगुलेट करने का काम है आरसीआई का। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ब्रिंगिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स फॉर प्रोफेशनल, मतलब जो टीचर्स आएगा, जो टीचर्स पढ़ाएगा, उन टीचर्स का कौन सी क्वालिफिकेशन रहना होगा या फिर स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा। जैसे कि हमारी बीएड होना जरूरी है जिसके थ्रू हम लोग एसएससी एग्जाम दे सके, ये हमारी स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक वैसे ही ये जो स्पेशल चाइल्ड होती है उसको पढ़ाने के लिए कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है वो भी लेके आएंगे कौन, वो पॉलिसी, वो रेगुलेशन लेके आएंगे आरसीआई। प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल। देखिए हमारी जैसे कॉलेज के लिए एक अलग स्टैंडर्डाइज्ड है, स्कूल्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड है, स्कूल में जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी जो सेकेंडरी होती है वहां पर अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग स्टैंडर्डाइज्ड होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो कैटेगरीज होती है वहां पर भी एक स्टैंडर्डाइज्ड होगा, वो भी प्रिस्क्राइब करेंगे आरसीआई। Recognized institution and universities running master degree or bachelor degree or diploma course in related field, मतलब आरसीआई के बिना इस टाइप की स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री कराने का, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कराने का सभी को रिकॉग्नाइज करेंगे, सभी इंस्टीट्यूट, सभी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे कौन, आरसी। जैसे कि हमारी यूजीसी होती है, यूजीसी काम करती है हर एक यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स या फिर मास्टर डिग्री कोर्स। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आरसीआई का रोल होगा जो कि इस डिसेबल चाइल्ड के लिए मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स जो भी होगा, जो यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट पर, उसको रेगुलेट करेगा एंड रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। दैट मीन सपोज कोई इंसान अब्रॉड से आया है, ठीक है, अब्रॉड से डिप्लोमा लेके आया है कि मैं जो स्पेशल चाइल्ड है उसको पढ़ा सकती हूँ, तो उसकी जो डिप्लोमा है, उसकी जो डिग्री है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको देखना कि ठीक ठाक है या नहीं, ये सारी चीज का काम कौन करेगा, आरसीआई करेगा। क्लियर। प्रोमोटिंग रिसर्च, स्पेशल एजुकेशन रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड रिसर्च को प्रोमोट करने का काम भी आरसीआई का है। मेंटेनिंग सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सोनल। ठीक है, जो भी पर्सोनील है, सॉरी नॉट अ पर्सनल, जो भी पर्सोनील है और जो प्रोफेशनल है उसका रजिस्ट्रेशन चेक करना, मेंटेन करने का काम आरसीआई का होती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा रेगुलर बेसिस पर, मगर किसका, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो देखिए सिर्फ हमारी इंडिया पर नहीं, पूरी वर्ल्ड पर है, अब्रॉड पर भी है। इंडिया एंड अब्रॉड पर जो भी इंस्टीट्यूशन है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उन सभी फील्ड में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कौन, आरसीआई। एनकरेज करेगा स्पेशल एजुकेशन को लेके, ठीक है, जहां पर अदर्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी इंस्टीट्यूशन और जो भी यूनिवर्सिटीज होती है उसके साथ कोलैबोरेट करे। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जब वोकेशनल की बात आती है तो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर भी होगा, दैट मीन्स टीचर होगा, वोकेशनल रिलेटेड टीचर्स। तो उनकी टीचर्स और जो पर्सोनील होती है वो कैसे काम करेगा उसकी रजिस्टर भी करेगा कौन, आरसीआई। यहाँ पर पर्सोनील जो होती है, टू रजिस्टर पर्सोनील वर्किंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑन डिसेबिलिटी अंडर द
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब हमारी जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, ठीक वैसे यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होती है, जो डिसेबिलिटी के ऊपर काम करती है और उसके अंडर में कुछ पर्सनल भी होती है, ठीक है। आफ्टर दिस आरसीआई मिलने के बाद गॉट द मैंडेटेड टू रेगुलेट द मॉनिटर फैसिलिटी गिवन टू पीडब्ल्यूडीएस एंड स्टैंडर्डाइज सिलेबस, मतलब उनका सिलेबस कैसा होगा, जो पीडब्ल्यूडी है उनको कौन सी फैसिलिटी मिलेगा, ये सभी काम करेगा आरसीआई। नेक्स्ट, physical rehabilitation, which includes early detection and intervention, counseling, medical intervention and provision of aids and appliance. It also includes the development of rehabilitation professional. That means कि यहाँ पर हर एक प्रोविजन दिया जाएगा, सिर्फ प्रोविजन या अप्लायंस के ऊपर नहीं, यहाँ पर देखिए मेडिकल इंटरवेंशन, काउंसलिंग, ठीक है, ये सभी चीज हमारी आरसीआई पर इंक्लूड होगा। और ये सारी चीज जब भी आरसीआई पर इंक्लूड होगा तब जो प्रोफेशनल्स है वो भी डेवलप करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन पर इंक्लूड होगा वोकेशनल ट्रेनिंग। इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन पर हम लोग देखेंगे हमारी सोसाइटी में जो भी डिसेबल चाइल्ड है उसकी लाइफ कैसे ग्रो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन कैन नॉट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग कोर्स इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन विदाउट आरसीआई अप्रूवल। जो मैंने कहा था जैसे यूजीसी पर हम लोग क्या करते हैं कि यूजीसी पूरी यूनिवर्सिटी को देखभाल करती है, रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, सिलेबस बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन करती है, ठीक है। हम लोग कोई भी कोर्स करेंगे अगर वहां पर यूजीसी का अप्रूवल नहीं होगा तो वो कोर्स नहीं चलेगा, राइट। ठीक वैसे ही आरसीआई पर भी वही चीज है कि अगर कोई भी स्पेशल एजुकेशन पर कोई न्यू कोर्स चालू करना है तो आरसीआई का अप्रूवल आपको लेना ही होगा। नेक्स्ट, National Policy of Disability. The Government of India formulated the National Policy for Persons with Disabilities in February 2006. तो 2006 पर National Policy of Disability हुआ। जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था, ठीक वैसे ही देखिए कैसे आई है नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी। कब हुआ था? 2006 पर हुआ था, ठीक है। जहां पर हम लोग डील्स करेंगे किसके साथ, डील्स मींस फोकस करेंगे किसके साथ, फिजिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन जो पर्सन होती है, डिसेबल जो पर्सन होती है उसके साथ, ठीक है। The national policy recognize that person with disabilities, that means PWD, ठीक है, are valuable human resources। हम लोग सभी देखिए ह्यूमन है तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हम लोग बन सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी है या फिर हैंडीकैप है तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं बन सकते, उनको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने का राइट्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज बन सकती है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। एंड सीक टू क्रिएट द एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए हमें क्या प्रोवाइड करना होगा लर्नर्स? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा, राइट्स देना होगा, फुल्ली पार्टिसिपेट करने के लिए पहले तो अपॉर्चुनिटी दो पूरी सोसाइटी में, उस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिसके थ्रू वो लोग पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी के हर एक काम पर, तभी इक्वालिटी आएगी, तभी वो भी एक एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज बन सकेंगे, ठीक है। ये नेशनल पॉलिसी पर बोला गया। अब देखो इसके रिलेटेड 10 पॉइंट हमें देखना है, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स क्या क्या मैं बहुत ही डिटेल्स में दिया हूं। फर्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, रिहेबिलिटेशन मेजर, वुमेन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, issue of disability certificate, social security, promotion of non-government organization, collection of regular information on person with disability, and last है research and support, recreation and cultural life, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी के अंतर्गत क्या है, सिंस डिसेबिलिटी इन अ लार्ज नंबर ऑफ केस, राइट, ये हमें सभी जानते हैं डिसेबिलिटी पर एक लार्ज नंबर है, उसको हमें प्रिवेंट करना है।
द पॉलिसी ले स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर ये पॉलिसी सबसे ज्यादा जोर देती है कि ये जो डिसेबल स्टूडेंट्स है उसको पहले प्रिवेंट किया जाए। इट कॉल्स फॉर प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जैसे हम लोग डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, ठीक वैसे ही डिसेबिलिटी को पहले प्रिवेंट किया जाए। विच रिजल्ट, जिसकी रिजल्ट में क्या दिखने को मिलेगा, इन डिसेबिलिटीज एंड द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग मेजर टू बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर आफ्टर टू बी इंटेंसिफाइड एंड देयर कवरेज एक्सपेंडेड। मतलब देखिए, जब भी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो माँ होती है उसको देखभाल किया जाए, उसको न्यूट्रिशन दिया जाए, वो कोई भी स्ट्रेस ना ले, तो इस प्रेगनेंसी के टाइम पर जो अवेयरनेस देना, जो प्रिवेंशन करना तभी से ही चालू करना होगा, और उसके बाद इंटेंसिफाइड करना, कवरेज करना एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिहेबिलिटेशन मेजर। रिहेबिलिटेशन मेजर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप। यहाँ पर 3 ग्रुप बनाया गया। फर्स्ट ग्रुप पर क्या है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, सेकंड पर एजुकेशन, थर्ड पर इकोनॉमिक। ठीक है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन पर क्या, कौन सी चीज इंक्लूडेड है, डिटेक्ट करना और इंटरवेन करना, काउंसिल एंड मेडिकल इंटरवेन देना, एंड प्रोविजन ऑफ एड्स एंड अप्लायंस। It will also include the development of rehabilitation professional। जो मैं हम लोग रिहेबिलिटेशन एक्ट पर भी स्टडी किए थे वही चीज है कि यहाँ पर क्या करना होगा, डिटेक्ट करना होगा, इंटरवेन करना होगा, मेडिकल कर देना होगा, कोई अगर कोई मेडिकल या फिर क्लिनिकल चीज की जरूरत हो तो काउंसिल कराना होगा, कोई एड्स या फिर एप्लीकेशन देना होगा, इसको हम फिजिकल रिहेबिलिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन, जहां पर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, जो कि हमारी सोसाइटी में कैसे वो लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए, वोमेन विद डिसेबिलिटीज। वोमेन विद डिसेबिलिटीज रिक्वायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड अब्यूज। ठीक है, जो देखिए वोमेन्स को लेके जो भी अब्यूज करते हैं, उस प्रोटेक्शन देना होगा वोमेन्स को। वोमेन्स के साथ साथ डिसेबिलिटी को स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करना होगा, जहां पर वोमेन्स विद डिसेबिलिटी मतलब जो डिसेबल है जो वोमेन, उसके ऊपर फोकस करना होगा, उसको एजुकेशन देना होगा। देखिए, वोमेन को तो पहले ही डिस्क्रिमिनेट कराया जाता था, अब अगर वो वोमेन डिसेबल हो तो और भी सोसाइटी से वो आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग और अदर रिहेबिलिटेशन सर्विस, जो अदर्स ट्रेनिंग या फिर सर्विस होती है उसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप एंड नीड स्पेशल अटेंशन। ठीक है, तो जो देखिए जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैंडीकैप्ड है, तो जो भी स्पेशल चाइल्ड है, मैं तो हैंडीकैप या फिर डिसेबल चाइल्ड ये बोलने के लिए मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग एक स्पेशल चाइल्ड की तरह है मतलब मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखेंगे तो उसको हम लोग हैंडीकैप नहीं बोल सकते। ठीक है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर एक स्पेशल नीड है। जैसे कि हमारी कुछ बेसिक वैल्यूज होती है, बेसिक नीड्स होती है ना, फंडामेंटल नीड्स, वैसे ही उनका कुछ स्पेशल नीड्स होती है। तो इस हिसाब से हम लोग उसको स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं, नॉट कि हैंडीकैप या फिर डिसेबल, राइट। तो स्पेशल अटेंशन देना होगा उनको। द गवर्नमेंट वुड स्ट्राइव टू, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है, देखिए क्या क्या है, एंश्योर टू राइट टू केयर। ऑब्वियसली उनको एक अच्छा केयर दो। क्या होती है, मैंने खुद देखा है कि जो भी ऐसे स्पेशल चाइल्ड होती है उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए एक घर में 2 भाई बहन है, अगर पहली जो चाइल्ड है वो अगर थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा डिसेबिलिटी की शिकार में आ गया है, तो उसको थोड़ा सा आइसोलेट करना, ठीक से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना, ये सोच लेती है पेरेंट्स एंड सोसाइटी की अगर हम लोग उसको पढ़ाएंगे तो क्या होगा, फायदा कुछ नहीं है, वेस्ट जाएगा मनी, ये सभी चीज सोच लेती है। मगर उसको प्रमोट करना होगा। देखिए, एक
सभी को एजुकेशन का एक राइट्स होती है, अगर सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट उसके अंदर भी मतलब मिलेगा ना। तो हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। ये नहीं सोचना है कि ये डिसेबल है, ये हैंडीकैप है, इसको नहीं पढ़ाना है, जो सेकंड चाइल्ड है वो नॉर्मल है, उसको पढ़ाना है। तो इस टाइप की जो मेंटेलिटी है, इस टाइप की जो सोचना है, ये हमें बंद करना होगा। सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। देखिए वो जो करना चाहते हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स है, जो सोसाइटी कहते हैं सो कॉल्ड की हैंडीकैप स्टूडेंट है, डिसेबल है, तो वो जो कर सकती है, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पोटेंशियलिटी है, ठीक है, अगर 0.5 भी कुछ पोटेंशियलिटी है, उसको ट्रेनिंग देना होगा, उसके साथ उसकी लाइफ को ग्रो करना होगा। तो इंश्योर द राइट टू केयर, तो उनको केयर करना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा एंड सिक्योरिटी देना होगा, ठीक है, डिसेबिलिटी के साथ। Ensure the right to development with dignity and equal, creating and enabling environment where children कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स, मतलब यहाँ पर खुद की राइट्स के बारे में खुद को अवेयर रहना होगा, ठीक है, हमारी एनवायरनमेंट के साथ उसको एंजॉय करना होगा। ये जो हमारी नेचर है, ये जो खूबसूरती है हमारी नेचर की, उसके साथ उनको एक फील कराना होगा कि ये नेचर है, देखो इसको फील करो, इसको एंजॉय करो। इक्वालिटी, मैंने जो कहा था कि जो हम कर सकते वो भी कर सकते, उसको सिंपैथी मत दो, उसको एम्पैथी दो, ठीक है, ये हमारी सोच को बदलना होगा कि सिंपैथी नहीं देना है, एम्पैथी करना है। एंजॉय द इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, अगर कोई बच्चा को करिकुलम एक्टिविटीज पर डांस कर रहा है तो उसको भी, अगर वो डांस के लिए उसकी फिजिकली फिट है वो, तो उसको करने दो, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कोई बच्चा मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल या फिर स्लो लर्नर, अगर हम लोग कह लीजिए जो स्लो लर्नर है, ठीक है, वो पढ़ाई में कम है, मगर वो अगर को करिकुलम पर डांसिंग में अच्छा है तो उसको वो पार्टिसिपेट करने दो। फिर जो जिसकी आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा खराब होती है, ठीक है, बिलो होती है एकदम से, तो उनको भी ये को करिकुलम एक्टिविटीज पर पार्टिसिपेट कराना चाहिए। तो उसके अंदर जो पोटेंशियलिटी है, वो जो करना चाहता है या फिर चाहती है, उसको करने देना चाहिए, ठीक है, यही कहती है इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, इंश्योर इंक्लूजन एंड इफेक्टिव एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग विद स्पेशलाइज्ड रिहेबिलिटेशन सर्विस, मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, हेल्थ के बारे में देखना होगा और केयर करना होगा। नेक्स्ट, इंश्योर द राइट टू डेवलपमेंट एज वेल एज स्पेशल नीड्स ऑफ केयर, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। अब नेक्स्ट देखो, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी बैरियर्स है, जैसे कि जो बच्चे चल नहीं सकते तो वो सीढ़ी से नहीं जा सकते, तो उसके लिए लिफ्ट या फिर एक्सलेटर की मैनेजमेंट करना होगा इंस्टीट्यूशन पर। तो वही चीज है कि जो बैरियर्स है उसको यहाँ पर तोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या है, एनेबल पीपल विद डिसेबल टू मूव द अबाउट द सेफली एंड फ्रीली, सेफली एंड फ्रीली वो मूव कर सके, ये आपको देखना होगा। आप आपकी इंस्टीट्यूशन पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो जिसके थ्रू जनरल स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा फ्री में मूव कर सके और स्पेशल चाइल्ड भी फ्री में मूव कर सके। नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द डिसेबिलिटीज एंड प्रोसीड्यूर फॉर सर्टिफिकेट, मतलब ये जो डिसेबल चाइल्ड होती है वो सर्टिफिकेट, मतलब गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट देती है कि ये अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे, जैसे कि SC ST पर होती है, ठीक वैसे ही डिसेबल चाइल्ड पर भी होती है। The government will ensure that the person with disability obtain the disability certificate without any difficulty in the shortest possible time to adaptation of simple, transparent and client-friendly procedure, मतलब जो भी सर्टिफिकेट करने की रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो, फ्रेंडली तरीके से हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके का प्रोसीड्यूर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया। नेक्स्ट क्या है, सोशल सिक्योरिटी, डिसेबल पर्सन्स
their families and caregivers incur substantial additional expenditure for facilitating activities of daily living, medical care, transportation, assistive device, etc. देखिए क्या होती है कि इन सभी जो फैमिलीज है, इन सभी फैमिली को बहुत ज्यादा मनी एक्सपेंड करना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो है वो जनरल तरीके से नहीं पढ़ सकते, जो रियलिटी है मैं उसको बोल रही हूँ, ठीक है। रियलिटी क्या है कि उनको एक्स्ट्रा करके स्पेशल तरीके से पढ़ाना होगा, स्पेशल ट्रेनिंग देना, अब स्पेशल फैसिलिटी देना, असिस्टिव डिवाइस, मतलब असिस्टिव डिवाइस क्या होती है, आप लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर पढ़े होंगे कि जो कान में मतलब जिसको सुनाई नहीं देता सही से एक मशीन लगाना, ठीक है। तो और ये जो एक्स्ट्रा असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू मतलब एक्स्ट्रा कुछ टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जो स्पेशल नीड है उसको फुलफिल कर सके, ऐसा टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसको खरीदने में जो खर्च होती है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होती है, और सबसे ज्यादा जो मेडिकल, ठीक है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वहां पर मेडिकल जो भी खर्च होती है उसकी तुलना में उनकी मेडिकल खर्च सबसे ज्यादा होती है ना। तो इस खर्च से रिलेटेड भी कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी हमारी काम है, हमारी सोसाइटी में एज ए हम लोग सिटीजन हमारी ड्यूटी होती है कि उनको सिक्योरिटी दिया जाए, उनकी एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ठीक है। Therefore, there is a need to provide them social security by various means. Central government has been providing tax relief. उनको tax relief किया गया क्योंकि उनकी expenditure इतना ज्यादा होती है, अब tax भी देना होगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तो ये empathy हमें दिखाना होगा। तो टैक्स रिलीफ करना टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड द गार्जियन, द स्टेट्स गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और डिसेबल पेंशन, ठीक है, पेंशन भी दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है देखिए, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बी एक्टिवली इन्वॉल्विंग देम इन द पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड हैज बीन seeking their advice on various issues relating to person with disabilities, promoting and non-government organization. That means कि जो भी उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर उनके डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हो, ठीक है, या वो सारी चीज अगर क्रिएट किया जाए, प्लान किया जाए, फॉर्मुलेट करना, वो सभी काम किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, और गवर्नमेंट ये सभी एक्टिवली करेंगे, ठीक है। कलेक्ट द रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का भी कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करना। देयर इज अ नीडेड ऑफ रेगुलर कलेक्शन, कंप्लाइशन and analyzes the data relating to the socio-economic condition of PWD, मतलब जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट्स है, जो PWD है, उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सैंपल मतलब सर्वे करना, सर्वे पर जो इंफॉर्मेशन होती है उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उस सर्वे से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उस वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दिया जाएगा। नेक्स्ट रिसर्च, रिसर्च में क्या है देखिए, रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीडब्ल्यूडी, मतलब पीडब्ल्यूडी की जो लाइफ स्टाइल है, देखिए हमारी लाइफ स्टाइल, हम लोग लग्जरी में रहेंगे, हम लोग अच्छा क्वालिटी लाइफ बिलोंग करेंगे, ये सब हम करेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग को भी एक अधिकार है एक क्वालिटी लाइफ जीने का, तो ये इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। रिसर्च के साथ, रिसर्च में यहाँ पर ये देखना होगा कैसे वो लोग खुद की लाइफ को क्वालिटी बेस्ड बना सके, तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंप्रूव करना है, कल्चरल कंटेक्स्ट, क्यों डिसेबिलिटी की शिकार हुई है, ठीक है, कैसे ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दिया जाए। देखिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर इक्वालिटी दे दिया गया, वो अपॉर्चुनिटी दे दिया गया, मगर मेथड्स क्या होगा, कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, रिसर्च के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, sports, recreation and cultural life. The contribution of sports for its therapeutic and community spirit is undeniable. Person with disabilities have right to access sports. sports पर देना, मैंने जो कहा था को करिकुलम एक्टिविटीज पर भी उनको अपॉर्चुनिटी देना होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, हर एक चीज पर अगर वो
वो काम करने के लिए कैपेबल है। कैपेबल मतलब वो उनकी फिजिकली वो फिट होती है, ठीक है। जैसे अगर आप जो चल नहीं सकते उसको कहेंगे कि स्पोर्ट्स पर दे दो, वो नहीं कर सकते ना। तो ठीक वैसे ही कि जो उसके अंदर अगर 4% 1% भी पोटेंशियलिटी है तो वो अपॉर्चुनिटी दे दो, ठीक है। एक्सेस टू स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, कल्चरल फैसिलिटी, ये सभी चीज एक्सेस कराना होगा, राइट देना होगा। Government will take necessary steps to provide them the opportunity to participate in various sports, recreational, cultural activities, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिलेटेड टू स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। स्पेशल चाइल्ड रिलेटेड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर कौन सी चीज पर फोकस किया गया, देखिए। MCF is a document seeks to provide framework within which teachers and schools can choose and plan experience that they think children should have in address four issues such as, मतलब यहाँ पर कौन सी चीज के ऊपर फोकस किया गया, देखिए। ये MCF ये फाइंड आउट कर रही है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए कि टीचर्स एंड स्कूल्स को यहाँ पर कुछ ऐसा प्लान करना होगा, ठीक है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सके। मगर कौन से इशू पर उनको प्लान करना होगा, कौन सी फील्ड पर उनको इम्प्रूवमेंट करना होगा, एजुकेशनल पर्पस पर, एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस पर, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस पर एंड एसेसिंग लर्नर्स पर। मतलब देखिए एजुकेशन में थोड़ा सा डिटेल्स में समझा देती हूँ इसको कि ऐसा एजुकेशनल गोल या फिर ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जहां पर डिसेबल्ड स्टूडेंट के साथ साथ जनरल स्टूडेंट्स भी पढ़ सके, ठीक है। एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा करिकुलम सेटअप किया जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स पढ़ रही है, उसकी फैसिलिटी हो रही है। ये क्या हमारे लिए एक अच्छा प्लानिंग है, एक अच्छा करिकुलम फ्रेमवर्क है? नहीं। तो यहाँ पर ऐसा करिकुलम फ्रेमवर्क करना होगा, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना होगा जिसके थ्रू सभी बच्चे बेनिफिशियल हो सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग देना, ग्रुप वर्क देना जिसके थ्रू सभी बच्चे कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस गैदर कर सके। एसेसिंग लर्नर्स सभी लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी देना सभी काम पर। इट इज ओनली सजेस्टिव एंड प्रोवाइडेड गाइडलाइंस, यहाँ पर सिर्फ सजेशन किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो फ्रेमवर्क है ये सिर्फ 2005 पर ही नहीं आया, ये 1975 से आ रही है MCF। 1975 के बाद 88 आई, 2000 आई एंड अब लास्ट 2005 आई है, ठीक है, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव विज के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। पहले किसके ऊपर बेस्ड था? जो भी 1970, 98 एंड 2000 की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था वो सिर्फ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिस्ट के ऊपर बेस्ड था। मगर जो 2005 पर जो करिकुलम फ्रेमवर्क आई है वो साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिस्ट के साथ साथ कंस्ट्रक्टिविस्ट को फॉलो कर रही है। दैट मीन्स जो भी करिकुलम के ऊपर सजेशन देगा वो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिस्ट के ऊपर नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट के जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए भी वो सजेशन देगा करिकुलम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब देखो, मेक प्रोविजन एंड नॉट रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पर प्रोविजन दिया जाता है। एडजस्ट टू नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, जैसे कि मैंने कहा था कि सभी बच्चे एक्सेस कर सके, सभी बच्चे का बेनिफिशियल हो सके, तो सभी बच्चे की नीड्स को यहाँ पर देखा जाएगा। जो भी बैरियर्स है सोशल, फिजिकल एंड एटीट्यूडल, तो सभी बैरियर्स को तोड़ना होगा। यहाँ पर पार्टनरशिप मतलब स्कूल्स एंड सोसाइटी के साथ एक अच्छा बॉन्ड होना होगा। स्कूल के साथ टीचर का बॉन्ड, टीचर के साथ चिल्ड्रन का बॉन्ड, चिल्ड्रन के साथ चिल्ड्रन का, टीचर के साथ पेरेंट्स का, और स्कूल सिस्टम के साथ साथ आउटसाइड सिस्टम का भी एक बॉन्ड अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए ये था हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in an international treaty of the United Nations, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पर है जहां पर ये फोकस किया जाता है कि कैसे PWD का, यहाँ पर क्या फोकस किया जाएगा लर्नर्स, देखिए PWD का जो भी राइट्स है,
जो भी डिग्निटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, यही द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का फोकल पॉइंट है। ठीक है, दैट डिसेबल, इसके थ्रू क्या होगा, जो भी डिसेबल पर्सन है वो ह्यूमन राइट के साथ एंजॉय कर सके, मतलब सभी को जो अधिकार मिल रही है उनको भी वो अधिकार मिल सके और वो भी खुद की लाइफ को एंजॉय कर सके। ठीक है, they can participate fully in the society by receiving the same opportunity as others। जो मैंने कहा था सभी को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो उनको भी मिलेगा, दैट मीन्स इक्वालिटी आ रही है यहाँ पर। अब क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। द कन्वेंशन ऑन द राइट्स आई थी कब, ये प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया गया था 13 दिसंबर 2006 पर। ठीक है, न्यूयॉर्क में था ये, एंड वाज ओपन फॉर सिग्नेचर, जो सिग्नेचर होके पास आउट हुआ था 13 मार्च 2007 पर। पहले तो 82 सिग्नेचरीज टू द कन्वेंशन, पहले 82 मेंबर्स आई थी, 44 सिग्नेचर्स ऑफ द ऑप्शनल प्रोटोकॉल हुआ था। ratification of the convention, this is the highest number of the signatures history to a UN convention. It is the first comprehensive human rights treaty 21st century, 21st century का ये first एक human rights treaty है। The first human rights convention to be open for the signature by the regional integration organization। तो देखिए ये जो अगर इंटरनेशनली कोई ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन कहेंगे तो फर्स्ट जो हुआ था वो था हमारी रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर। अब 21st पर जो कन्वेंशन हुआ है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी। यहाँ पर जो असेंबल 13 दिसंबर 2006 पर इसको एडॉप्ट किया गया, ओपन हुआ है 13 मार्च पर, मैंने और एक बार इसको लिख दिया है। एंट्री हुआ है 3 मई 2008, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है 31 अक्टूबर एंड 3 नवंबर 2008, फर्स्ट सेशन हुआ है कब 23 से 27 फरवरी 2008 पर। अब इसका कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। देखिए, रेस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनकी एक खुद की चॉइस होना चाहिए, खुद को एक इंडिपेंडेंटली वो काम कर सके। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं एक मूवी का, जैसे कि हिचकी। ठीक है, अगर इस हिचकी मूवी को आप देखेंगे जो रानी मुखर्जी ने किया था, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो था, ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो था कि उनका जो एक प्रॉब्लम था तो वहां पर उनकी खुद की कुछ चॉइस नहीं होती थी। राइट, जब देखना जब चाइल्डहुड पर वो और उनकी जो भाई सपोज कीजिए कोई दुकान में गया और वो जब बोलने जाती थी उसकी बोलने से पहले पापा बोल देती थी कि ये चाहिए उसको, मतलब उन खुद की ओन चॉइस नहीं होती थी। राइट, तो ये जो खुद की जो चॉइस है उसको दबा देना ये नहीं चाहिए। वो एक प्रॉब्लम की शिकार है, वो खुद की प्रॉब्लम से खुद लड़ सकती है, खुद की कुछ ओन चॉइस हो सकती है, खुद की कुछ फ्रीडम हो सकती है, तो उसको फ्रीडम देना चाहिए, खुद की ओन चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। full and effective participation and inclusion in the society, that means कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, सभी कोई ना कोई डिफरेंस की शिकार होती है तो उस डिफरेंस को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगा, एक्सेसिबिलिटी करना होगा, इक्वल बिटवीन मेन एंड वुमेन, रिस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज। दैट मीन्स कि उनके अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी जो आइडेंटिटीज है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा डिटेल से मैंने दिया है यहाँ पर।
नो डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, मेन कहिए, वुमेन कहिए, ट्रांसजेंडर कहिए, या फिर जो हैंडीकैप है वो कहिए, तो किसी को भी हम लोग नहीं करेंगे। अभी देखिए हम लोग स्पेशल चाइल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ठीक वैसे ही ट्रांसजेंडर भी तो है, जो उनकी खुद की कुछ ओन चॉइस होती है, खुद की कुछ इसके रिलेटेड नहीं है, मगर मैं बता रही हूँ इसीलिए वो कंसेप्ट, वो अवेयरनेस चाहिए ना, इसीलिए मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे, वैसे ही और एक ग्रुप है जिसको हम बहुत ज्यादा आइसोलेट करते हैं, बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो है ट्रांसजेंडर। उसको हम लोग, मतलब वो लोग आएंगे तो दूर भाग जाएंगे, उसको स्पर्श नहीं करेंगे, ये सभी मेंटेलिटी हमें तोड़ना होगा। हमें इक्वालिटी करना, इक्वालिटी को, इक्वल एनवायरनमेंट को स्प्रेड करना होगा। जैसे एक इंसान को देख के आप रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, ठीक वैसे ही जो ट्रांसजेंडर होती है उसको भी वैसे ही ट्रीट करो। देखो कि दोनों में हमारे साथ उनकी जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, जो गैप हमने बनाया है, जो गैप हमने क्रिएट किया है, वो गैप धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। अगर दोनों में रेस्पेक्ट होगा, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए हमारे अंदर कुछ डिफरेंस है, आपके अंदर कुछ डिफरेंस है, ये नॉर्मल है, इसीलिए हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। वो नॉर्मल नहीं है, इसीलिए एवरेज नहीं है, जनरल नहीं है, इसीलिए हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये सोच बदलना होगा। उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस है, उस ग्रुप में जो स्पेशल चाइल्ड होती है उसके अंदर कुछ स्पेशल डिफरेंसेस है, सभी डिफरेंस को हमें रेस्पेक्ट करना होगा। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। जैसे देखिए रिमूवल, लीगल, फिजिकल, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड। सपोज आप ये देखना कि जो कोई भी बहुत ज्यादा विलेज से आया है या फिर कुछ रीजनल लैंग्वेज है, अगर वो बोलेगा तो बहुत सारी ऐसे अभी भी लोग हैं कि हंस देता है, ये कौन सी भाषा है। भाषा को रिस्पेक्ट करना सीखो, राइट। तो यहाँ पर लैंग्वेज रिस्पेक्टेशन भी चाहिए। नो एक्सक्लूशन, कोई भी एक्सक्लूशन नहीं होगा। एक्सेस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सभी को प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पर पढ़ने के लिए वो अपॉर्चुनिटी देना होगा, और फ्री होना होगा, क्वालिटी बेस्ड होना होगा, इंक्लूसिव होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्कूल्स मस्ट बी अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्रीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हर एक स्कूल पर होना चाहिए क्या, स्कूल मस्ट बी एक्सेसिबल फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, प्लेग्राउंड, हाइजीन एंड टॉयलेट फैसिलिटी, ये सभी फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन कहिए, करिकुलम कहिए, एजुकेशन मटेरियल, मतलब हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल पर, वो सभी चीज यहाँ पर इंक्लूड होना होगा। education service must be acceptable to the requirements, cultures and language all students with disabilities। that means क्या है कि सभी कल्चर से रिलेटेड, सभी लैंग्वेज से रिलेटेड सभी को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में नहीं होगा। स्कूल शुड अडॉप्ट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की नीड्स है उसको एक्सेप्ट करना होगा। अब देखो reasonable accommodation, students with disability must be provided with a reasonable accommodation to help them have an education on equal basis with others। सभी के साथ इक्वालिटी के साथ चलना होगा, डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर ओवरकम करना होगा। जिसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स है। चेंजिंग द लोकेशन ऑफ क्लास, ठीक है, क्लासेस की जो लोकेशन है वो चेंज करना होगा। जैसे कि थोड़ा बहुत वेंटिलेशन ठीक हो, एनवायरनमेंट ठीक से आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि देखना कभी कभी कोई कुछ जो भी बहुत सारा विलेज एरिया पर जो स्कूल्स होती है पंखे नहीं होती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना सभी। जैसे कि जनरल स्टूडेंट्स तो ठीक है सहन लेंगी, मगर जो पीडब्ल्यूडी होती है, जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होती है, उनकी सहन नहीं कर सकते वो लोग, पहले से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब अगर एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मैसिव टाइप होगा, वो कैसे एडजस्ट करेंगे। तो एनवायरनमेंट अच्छे होने के लिए लोकेशन ठीक करना होगा आपको।
नेक्स्ट क्या है होगा, इन प्रोवाइडिंग डिफरेंट फ्रॉम इन क्लास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ठीक करना होगा। इन लर्निंग प्रिंट, प्रोवाइडिंग मटेरियल सब्जेक्ट इन साइन, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म पर आपको सिर्फ और सिर्फ चॉक बोर्ड पर नहीं पढ़ सकते, डिफरेंट टाइप फॉर्म को लेके आना होगा। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद नोट टेकर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ठीक है। allowing student to use assistive technology, assistive technology को allow करना होगा। allowing a students more time, students को यहाँ पर allow करना होगा कि students कुछ कर सके या फिर students सबसे ज़्यादा active हो सके, ठीक है। रिड्यूस करना होगा क्या, लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज ना आए। प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव इवेल्युएशन मेथड्स, इवेल्युएशन मेथड्स को यहाँ पर ठीक तरीके से प्रोवाइड करना होगा। रिजिड टाइप ऑफ इवेल्युएशन मेथड्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बाय स्पेशल टीम्स एट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक लेवल पर भी सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना जाए। इस का मतलब फुल फॉर्म क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब हर एक जगह शिक्षा की अभियान होगा, राइट। तो यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल है वहां पर भी स्पेशल टीम जाएगा जिसके थ्रू स्पेशल नीड को एसेस कर सके। प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइस क्या होती है, जो आप लोग टेक्नोलॉजी पर स्टडी किए हो, मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब कि ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जो स्पेशल लर्नर्स होती है, जो स्पेशल नीड्स है उनकी, वो नीड्स फुलफिल हो सके जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसोर्स रूम टू प्रोवाइड द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल इक्विपमेंट्स, लर्निंग मटेरियल्स एंड स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स, मतलब कुछ ऐसा स्पेशल टेक्निक्स देना, मटेरियल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, जिसके थ्रू वो लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाए, बहुत ज़्यादा अटेंटिवली पढ़ सके, ये सारी चीज़। टीचर ट्रेनिंग एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पर टीचर को ट्रेन करना। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के ऊपर फोकस करना। फाइनेंशियल प्रोविजन देना होगा, स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल प्रोविजन देना चाहिए। एसएसए प्रोवाइड करेंगे 3000 रुपीज, सॉरी 3000 रुपीज, हाँ, पर चाइल्ड के लिए। जो डिजेबल चाइल्ड है उनको, हर एक चाइल्ड को 3000 रुपीज स्पेंड किया जाएगा, दिया जाएगा उनकी पर ईयर, ठीक है, हर एक महीने नहीं, हर एक साल 3000 रुपीज दिया जाएगा हर एक डिजेबल चाइल्ड को। अच्छा, अब देखो जो फॉर्मुलेट किया गया उनके ऊपर जो खर्च किया जाएगा 3000 रुपीज, और विद द 100 ईयर मार्क एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट रिसोर्सेज टीचर्स, ठीक है, और बाकी जो रिसोर्स टीचर्स है उसके लिए भी 1000 रुपीज खर्च किया जाएगा। The intervention under SSA for inclusive education are identify functional and formal assessment, appropriate educational placement, preparation of individual educational plan, मतलब जो भी टीचर्स ट्रेनिंग का ये रिसोर्स सपोर्ट का ये, ठीक है, जो बैरियर्स है उसको तोड़ना, मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, जो भी स्पेशल नीड्स है गर्ल्स की उसके ऊपर फोकस करना, कोई भी असेसमेंट को फॉर्मुलेट करना या फिर ऑपरेट करना, प्लानिंग करना, प्रिपरेशन करना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन को, ये सभी काम किसका होगा, एसएसए का होगा, ठीक है। एसएसए क्या चाहती है कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, मतलब कोई भी बच्चा रिजेक्ट ना हो एजुकेशन पर एडमिशन लेने के समय पर, ठीक है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कंसेशन एंड फैसिलिटी टू डाइवर्स लर्नर, एकेडमिक एंड फाइनेंशियल, ठीक है। फर्स्ट क्या है, facilities and concession are available for disabled children under the following program, that means integrated education for disabled children, चिल्ड्रेन मतलब सभी चिल्ड्रेन को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, एक साथ पढ़ाया जाएगा। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, सभी बच्चे को अलाउ किया जाएगा।
पोस्टेज एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा, ट्रैवल बाय रेल बाय एयर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है देखिए कि उनको रेल पर या फिर एरोप्लेन पर, ठीक है, जब आप जाते हो वहां पर अलाउ किया जाए, ये नहीं कि हैंडीकैप स्टूडेंट्स है हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ट्रैवलिंग पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये सभी चीज के ऊपर देखना। नेक्स्ट क्या है कि अलाउमेंट टू एसटीडी पीसीओ टू हैंडीकैप पर्सन, मतलब जो भी प्रोफेशनली काम है, अगर कोई हैंडीकैप पर्सन प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो वहां पर अलाउ करना। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हैंडीकैप थ्रू स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब कोई अगर हैंडीकैप स्टूडेंट्स या फिर हैंडीकैप पर्सन आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं वहाँ पर। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स एंड अदर्स फैसिलिटी, उनके लिए रिजर्वेशन करना, जैसे कि एसटी एससी ओबीसी के लिए होती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक असिस्टेंस देना, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, सरना जयंती ग्राम स्वराज योजना, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ योजना पीएम बनाती है, उस मतलब उस योजना से इकोनॉमिकली हेल्प हो सके, ये सभी चीज को देखना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना, ये सभी उनकी फैसिलिटी, उनकी बेनिफिशियल के लिए बनाया गया है। Under this scheme, children with disabilities are encouraged to be integrated the normal school system, उनको normal schools पर भेजा जाए, उसके साथ पढ़ाया जाए, इसके ऊपर फोकस करना। States and UTs, मतलब unitary territories are provided with 100% assistance for education of the children with disability in general schools, मतलब यहाँ पर क्या किया गया, स्टेट्स कहिए या फिर यूनिटरी कहिए, सभी जगह पर जनरल स्कूल्स के साथ साथ जैसे वो बच्चे भी पढ़ सके उस तरीके से फैसिलिटी क्रिएट करना होगा, मतलब स्कूल्स पर। इसके लिए देखिए क्या है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग करना होगा, जो भी नेसेसरी एड टीचिंग एड्स होती है वो भी फैसिलिटेट करना होगा। और यहाँ पर बुक्स एंड स्टेशनरी के लिए पर एनुअल क्या करना होगा, 400 रुपीज़ खर्च करना होगा। 500 रुपीज़ यूनिफॉर्म के लिए, पर मंथ आपकी 50 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च किया जाएगा। इफ अ डिजेबल्ड चाइल्ड एडमिटेड अंडर द स्कीम, अगर ये स्कीम्स पर अगर वो एडमिटेड है तभी ये सभी चीज किया जाएगा। रीडर अलाउंस ऑफ ₹50 पर मंथ इन केस ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन आफ्टर क्लास 5, मतलब जो ब्लाइंड स्टूडेंट है इसके लिए सिर्फ ये पॉइंट है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए क्लास 5 के बाद रीडर अलाउंस मिलेगा और इसके लिए उनको पर मंथ 50 रुपीज़ भी मिलेगा। escort allowance for severely handicapped children in lower extremely disabilities, ₹75 पर मंथ 75 रुपीज़ मिलेगा, जो लोअर एक्सट्रीमली डिसेबिलिटीज है हैंडीकैप के साथ साथ। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सब्जेक्ट, मतलब जो इक्विपमेंट होती है स्कूल्स की उसके लिए 2000 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स के लिए खर्च किया जाएगा 5 साल के अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स अ प्रोविजन फॉर पेरेंट्स इन गवर्नमेंट सर्विस हैविंग अ चाइल्ड विद मेंटली चैलेंज टू choose the place of posting. Government departments and ministry have the requested to the sympathetic view on the merit of each case and accommodated such request for posting to the extent possible, मतलब अगर ऐसा हुआ कि कोई मेंटली चैलेंज है तो उनकी पोस्टिंग को एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसके लिए देखिए रिजर्वेशन जॉब है, एज कंसर्न है। रिजर्वेशन जॉब पर क्या होगा कि जो भी सी ग्रेड एंड बी ग्रेड की पोस्ट होती है वहाँ पर 3% जॉब उनके लिए रिजर्व किया जाएगा। एज कंसर्न क्या होगा, जैसे यहाँ पर होती है 30 साल के बाद कोई भी अप्लाई नहीं कर सकती कोई जॉब पर, तो उनके लिए क्या होगा, ये 30 साल और भी एक्सटेंड हो जाएगी 10 साल तक, जैसे दैट मीन्स 40 साल तक वो लोग फॉर्म फिलअप या फिर जो भी प्रोसीड्योर है वो कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सी एंड डी ग्रेड पर।
फाइनेंशियल पर क्या है, फ्री कंसेशन एज पर द ऑर्डर द फिजिकली हैंडीकैप पर्सन रिक्रूट अंडर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द यूपीएससी एंड एसएससी। तो यहाँ पर यूपीएससी एंड एसएससी की जो भी पोस्ट एडवर्टाइज्ड होती है वहाँ पर exempted फ्रॉम द फीस पेमेंट ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म्स एंड एग्जामिनेशन फीस एंड प्रिस्क्रिप्टेड। दैट मीन्स कि जो यूपीएससी एसएससी जैसे कि ये सभी फॉर्म होती है एग्जाम देने के लिए, इस फॉर्म पर जो फीस होती है वो उनके लिए रिड्यूस किया जाएगा। मतलब रिड्यूस दैट मीन्स कि फ्री उनके लिए, जैसे कि हम लोग नेट पर फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ देते हैं ना, ठीक वैसे ही जैसे कि जनरल स्टूडेंट्स नेट पर 1000 रुपीज, ओबीसी स्टूडेंट्स 500 रुपीज ऐसे करके देते हो, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बोला गया है जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स है, जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट्स है, वो यूपीएससी एसएससी इस टाइप की एग्जाम पर उनको कोई भी पैसा नहीं देना होगा, फॉर्म फिलअप करने के लिए फ्री होगा उनके लिए। ठीक है, तो लर्नर्स मैंने पूरी पढ़ा दिया है जो जो कंसेप्ट मैंने बताया था। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।